जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मॉडल पेपर की सीरीज़ में एक और नया पेपर, जिसमें आपके एग्ज़ाम में बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर शेयर करिए ताकि उनको भी इन मॉडल पेपर का फ़ायदा हो सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले कुछ पुस्तकें दे रखी है और उसके लेखक का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। दूसरी पुस्तक है इंडिका, जिसके लेखक का नाम है मेगस्थनीज। तीसरी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक का नाम है विशाखादत्त। हमारी चौथी महत्वपूर्ण पुस्तक है परिशिष्ट वर्मन, जिसके लेखक का नाम इनके लेखक थे हेमचंद्र। पांचवी महत्वपूर्ण पुस्तक है गाथा सप्तशती, जिसके लेखक है कवि हाल। छठी महत्वपूर्ण पुस्तक है व्रत मंजरी, जिसके लेखक है सोमदेव सूरी। तो महत्वपूर्ण पुस्तकों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको इन महत्वपूर्ण पुस्तकों को ध्यान में रखना है और इनके लेखक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। हमें बताना है कि अखिल भारतीय हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे, उनका नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़। दूसरा ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह। तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यह संगठन कब बना था, 1915 में यह संगठन बना था और हरिद्वार में फर्स्ट हिंदू महासभा हरिद्वार में आयोजित की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो शुरुआत में जब यह संगठन बना था तो इसका नाम था सर्वदेशक सर्वदेशक हिंदू सभा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वदेशक हिंदू सभा का संबंध किससे था, तो अखिल भारतीय हिंदू सभा से था, या अखिल भारतीय हिंदू सभा का अन्य नाम क्या था, तो सर्वदेशक हिंदू सभा था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी किस इनमें से किसको भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा गया है। पहला ऑप्शन है मैकाले की सिफारिशों को। दूसरा ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट को। ऑप्शन नंबर 3 है वुड्स डिस्पैच 1854 को। और चौथा ऑप्शन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट को। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वुड का जो आदेश पत्र था 1854 का, उसको भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि वुड्स कौन थे। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं कि अब बात करते हैं कि वुड्स का जो आदेश पत्र था उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। तो पहली पहली बात उसमें थी भारतीयों को शिक्षित करना ताकि ताकि अच्छे लोक सेवकों की नियुक्ति कर सकें, अच्छे लोक सेवक तैयार किए जा सकें। और दूसरा आदेश था इसमें महिलाओं के लिए भी शिक्षा का अधिकार था। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि महिलाओं के लिए भी शिक्षा का अधिकार वुड्स आदेश पत्र में था। और पहला क्या था कि भारत में लोक सेवक अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि अच्छे लोक सेवक तैयार किए जा सकें। भारतीयों को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि अच्छे लोक सेवकों को तैयार किया जा सके। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में डाक टिकट पहली बार किस गवर्नर जनरल ने जारी किए थे। तो ऑप्शन ए है हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर 2 है कार्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर 3 है बेंटिक ने। और ऑप्शन नंबर 4 है डलहौजी ने। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट जारी किए थे। और कब किए गए थे, तो 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था, तो उसका काम क्या था वो हमें बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सत्ता हस्तांतरण करने के लिए ताकि
संवैधानिक व्यवस्था तैयार की जा सके। ऑप्शन नंबर 3 है जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृहंता वंश के नाम से जाना गया है? यानी कि पितृहंता वंश के नाम से कौन से शासकों को जाना गया है, किस राजवंश के शासकों को जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हर्यक वंश के शासकों को, दूसरा ऑप्शन है शिशुनाग वंश के शासकों को, तीसरा ऑप्शन है नंद वंशीय शासकों को, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हर्यक वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। अब बात कर लेते हैं हर्यक वंश के शासकों की। तो पहले संस्थापक थे, इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार इसके संस्थापक थे। इनके पुत्र का नाम था अज्ञातशत्रु। इन्होंने बिंबिसार की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। इनके पुत्र का नाम था उदयन। उदयन जिन्होंने अज्ञातशत्रु की हत्या की थी और शासन प्राप्त किया था। इसलिए इस वंश के शासकों को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संवैधानिक संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमें बताना है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने की विधि का उल्लेख है। हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 348, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 368, और ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 376। तो अगर इस सवाल का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की विधि का उल्लेख है। यानी कि संविधान में संशोधन करने की विधि का उल्लेख आर्टिकल 368 में है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो अगर इस सवाल का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट बार जीडीपी आकलन का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है या संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित निकाय है, या ऑप्शन नंबर 3 कार्यकारी आदेश द्वारा बना निकाय है, या एक अध्यादेश द्वारा गठित निकाय है। तो हमें बताना है कि नीति आयोग कौन सा निकाय है, किस प्रकार का निकाय है। तो हमारे इस सवाल तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीति आयोग ऑप्शन नंबर 1 संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर 2 संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत बना निकाय है, ऑप्शन नंबर 3 कार्यकारी आदेश द्वारा गठित निकाय है, और ऑप्शन नंबर 4 है एक अध्यादेश द्वारा गठित निकाय है। तो हमें बताना है कि नीति आयोग किस प्रकार से बनाया गया था और किस प्रकार का निकाय है। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नीति आयोग एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से बनाया गया है, कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है
तो हमको बताना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है 3 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 13 मार्च को और चौथा ऑप्शन है 12 मार्च को। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए एक सवाल है कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। नहीं तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो हमें बताना है कि मनुष्य की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है मनुष्य के रेटिना पर। तो पहला ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक एवं उल्टा, तीसरा ऑप्शन है आभासी एवं सीधा और चौथा ऑप्शन है आभासी एवं उल्टा। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा। यानी कि मनुष्य की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टे प्रकार का होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे। हमें बताना है कि जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया था तो संविधान सभा ने कितने सत्र का आयोजन किया था। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संविधान निर्माण में टोटल 11 सत्रों का आयोजन किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर बात करें कितने सदस्यों ने भाग लिया था संविधान सभा में, तो 299 सदस्यों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले मेंबर कितने थे। तो 284 मेंबर ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य के राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है, यानी कि राज्यपाल की प्रमुख भूमिका कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है केंद्र के अभिकर्ता की, दूसरा ऑप्शन है राज्य के सांविधिक अध्यक्ष की, तीसरा ऑप्शन है राज्य की वास्तविक शक्तियों को अपने हाथ में लेने की और चौथा ऑप्शन है केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है राज्यपाल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन विधि किस संविधान से ली गई है। हमें बताना है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीकी संविधान से और चौथा ऑप्शन है जर्मनी के संविधान से। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अमेरिकी संविधान से संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं।
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और बात करें आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। और संविधान में संशोधन करने का प्रावधान हमने अफ्रीका के संविधान से लिया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रावधान हमने अफ्रीका से संविधान से लिया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? यानी कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब करवाए गए थे? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 1952 में, दूसरा ऑप्शन है 1953 में, तीसरा ऑप्शन है 1951 में और चौथा ऑप्शन है 1950 में। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 1952 में भारत में फर्स्ट आम चुनाव हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में असत्य कौन सा है? यानी कि हमें गलत कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर की पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की अपेक्षा द्वीपों की संख्या अधिक है। दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर से जोड़ती है। तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे बड़ा है। और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। तो हमें बताना है कि इन कथनों में से गलत कथन कौन सा है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रशांत महासागर की पूर्वी तट पर पश्चिम तट की अपेक्षा द्वीपों की संख्या अधिक है, यानी कि ये कथन गलत कथन है। यानी कि पूर्वी तट पर पश्चिम तट की अपेक्षा कम संख्या है द्वीपों की। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आपातकालीन लागू होने के कितने दिनों के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपातकाल, अगर संसद की अनुमति नहीं मिलती है तो उस आपातकाल को समाप्त कर दिया जाता है या फिर वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 1 माह के भीतर संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है 2 माह के भीतर संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है 4 महीने के भीतर संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। और चौथा ऑप्शन है 6 महीने के भीतर संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। तो हमें बात करनी है राष्ट्रीय आपातकाल की। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, उसमें हमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात करनी है। तो कब लागू किया जाता है? या तो कोई देश, या तो भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध में व्यस्त हो, या फिर कोई देश भारत पर हमला कर दे, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राष्ट्र आपातकालीन जारी रखने के लिए 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की अनुमति मिलना आवश्यक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी कि 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति होना आवश्यक है और संसद में वह अनुमोदन होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संसद की 2 बैठकों के बीच के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? यानी कि संसद के जो सत्र होते हैं, तो 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम कितना अंतराल हो सकता है, मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है, तो वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 महीने का, तीसरा ऑप्शन है 6 माह का, चौथा ऑप्शन है 30 दिन का और चौथा ऑप्शन है 3 माह का। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीना
6 महीने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है वित्त आयोग का गठन करना, योजना आयोग का गठन करना, तीसरा ऑप्शन है विकास परिषद का गठन करना, और चौथा ऑप्शन है आपातकाल लागू करना। तो हमें बताना है कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान होता है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जो कि 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। जब नई सरकार बनती है तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है कि बुर्जिल दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन है तिब्बत में, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम में, और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बाह्य हिमालय के एकदम दक्षिण में स्थित भूभाग है। हमें बताना है कि जैसे हिमालय खत्म हो जाता है तो उसके एकदम दक्षिण भाग में कौन सा क्षेत्र आता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है तराई, तीसरा ऑप्शन है बांगर, और चौथा ऑप्शन है खादर। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बाबर। यानी कि जैसे ही हिमालय खत्म हो जाता है शिवालिका की श्रेणियां, तो उसके बाद में जो क्षेत्र पड़ता है उसको बाबर कहा जाता है। उसके बाद में आती है तराई। जो पुराने अपवाहित मैदान होते हैं उनको कहा जाता है बांगर, और जो नवीन खाद्य के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है खादर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आता है बाबर, उसके बाद में तराई, उसके बाद में बांगर, और फिर आता है खादर। खादर जो होते हैं वो नवीन नवीन मैदान होते हैं, यानी कि नवीन अपवाहित मैदान होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हमें संख्या दी है 6, 8, 16, 18, 36, 38 और 76। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है वो हम डालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए ये जो सीरीज है कौन से रूल को फॉलो करते हुए बनी है, हमें वो देखना है सबसे पहले। तो जब आप 6 में 2 को ऐड करोगे तो बनेगा 8, और जब 8 का गुणा जब आप 2 से करवाओगे तो बनेगा 16। आगे वही जब आप 16 में 2 को ऐड करोगे तो बनेगा 18, और 18 इंटू 2 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 36। अगली संख्या बनती है 38। तो 36 में जब आप 2 को ऐड करोगे तो बनेगा 38, और अगर 38 इंटू 2 करते हो तो आपके पास में आंसर आता है 76। यानी कि आगे क्या करवाना है, सबसे पहले हमें 2 जोड़ना है, उसके बाद में 2 को गुणा करवाना है। जब यहाँ पे 2 को गुणा करवा रहा है तो अब हमें 2 को जोड़ना होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 76, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 76। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, हमको गलत पद चुनना है। तो देखिए 8 से बना है 13, 13 से बना है 21, 21 से बना है 32, 32 से 47, 47 से 63, और 63 से 83 बना है। यानी कि किसी न किसी एक रूल को फॉलो करके ये श्रेणी बनी है, तो हमको वही देखना है। तो देखिए 8 से 13 कैसे बना है। तो 8 में जब आप प्लस करोगे 5 को, आपके पास में आंसर आएगा 13। 13 में प्लस 8 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 21। 21 में जब आप प्लस का करोगे 11 तो आपके पास में आंसर आएगा 32। 32 में जब आप प्लस करोगे 15 तो आपके पास में आंसर आएगा 47। 47 में जब आप करोगे प्लस का 16 तो आपके पास में आंसर आएगा, वो आएगा 63 में आप जब प्लस का 20 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 83, यानी कि 83। तो इस श्रेणी का निर्माण इस तरीके से हुआ। सबसे पहले 5 जुड़ा, उसके बाद में 8 जुड़ा, उसके बाद 11 जुड़ा। तो हमें पता है कि 5 से 8 के बीच में प्लस का 3 का गैप होता है, 8 से 11 के बीच में भी प्लस का 3 का गैप होता है।
लेकिन जब यहाँ 11 से 15 के बीच में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि प्लस का 4 का गैप है, यानी कि अगर प्लस का 3 होता तो हमारा करेक्ट आंसर आता, लेकिन यहाँ पर प्लस का 4 है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 47। लेकिन यहाँ पर 47 यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से इस श्रेणी को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यदि कोल्ड को सांकेतिक भाषा में ALHY लिखा जाता है तो IRON को क्या लिखा जाएगा? हमें बताना है कि जैसे कोल्ड से ALHY बना है उसी तरह से IRON से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे लिखना है हमको COLD यानी कि कोल्ड। कोल्ड से बना है आयरन यानी कि A, यानी कि C से तो बना है A, O से बना है L, इस वाले L से बना है H और इस वाले D से बना है Y। तो इसी तरीके से हमें संबंध निकालना है IRON के बीच में। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, करोगे यानी कि C में से आप -2 करोगे तो आपके पास में आएगा A, जब O में से -3 करोगे तो आपके पास में आएगा L, जब L में से -4 करोगे तो आपके पास में आएगा H, और D में से आप -5 करोगे तो आपके पास में आएगा Y। तो ये इस वाले रूल को फॉलो करके ये बना है। तो हमें भी करना है, सबसे पहले I में से -2 करना है, R में से -3 करना है, O में से -4 करना है और N में से -5 करना है। तो जब इसको करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, यानी कि I में से जब आप -2 करोगे तो आपके पास में आएगा G, R में से -2 करोगे तो आपके पास में आएगा O में से -4 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा, O में से -4 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा K, और N में से -5 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा यानी कि I। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारे कौन से ऑप्शन में, ये वाला। तो देखिए हमारे ऑप्शन में JOKI कहाँ पे आ रहा है, यानी कि JOKI ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अरविंद के विद्यालय में प्रवेश करते ही सूर्योदय को देखता है, वहां से दाईं ओर मुड़कर 5 कदम चलता है, अब वह उसके दाईं ओर मुड़कर स्टाफ रूम है। तो बताइए कि स्टाफ रूम का दरवाजा कौन सी दिशा में है। हमें बताना है कि स्टाफ रूम का गेट कौन सी दिशा में है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि अरविंद पूर्व की दिशा में चल रहा है, क्योंकि तो सबसे पहले हमें मालूम चला कि अरविंद पूर्व की ओर चल रहा है, क्योंकि जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह सूर्योदय को देखता है, यानी कि अरविंद इस दिशा में चल रहा है। वहां से दाईं ओर मुड़कर वह 5 कदम चला, यानी कि इस तरफ चला, वह दक्षिण की तरफ। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ा, यानी कि दाईं तरफ दिशा ये होगी, तो इस तरफ मुड़ा तो उसने स्टाफ रूम देखा, यानी कि यहाँ पे कोई स्टाफ रूम होगा। अब हमें बताना है कि स्टाफ रूम का गेट कौन सी दिशा में। यहाँ पे स्टाफ रूम का गेट होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिशा में होगा, यानी कि पूर्व की तरफ स्टाफ रूम का गेट होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पूर्व की दिशा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का एकलौता पुत्र है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है। सबसे पहले महिला को सबसे पहले महिला को दिखाना, यानी कि महिला यहाँ रही और इसके ससुर हैं, ससुर को इस तरह से दर्शाएंगे, और ससुर का एक पुत्र होगा, और ये एकमात्र पुत्र है, यानी कि महिला का पुरुष से कौन सा रिश्ता है, तो महिला उस पुरुष की पत्नी है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी महीने का प्रथम दिन गुरुवार है तो 15 तारीख से 5वें दिन कौन सा वार होगा, यानी कि बाद वाला दिन निकालना है हमें, 15 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो 15 तारीख से 5वां दिन यानी कि हमें 20वें दिन की बात करनी है, और 20 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास में विषम दिन निकल जाएंगे, तो आपके पास में आंसर आएगा 6, यानी कि गुरुवार के बाद छठा दिन होता है, गुरुवार के बाद छठा दिन होता है शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बुधवार।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यदि 5 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? हमें निकालना है कि 10 अगस्त के दिन दिन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है बुधवार, दूसरा ऑप्शन है मंगलवार, तीसरा ऑप्शन है शनिवार और चौथा ऑप्शन है रविवार। तो देखिए, जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है हमें विषम दिन निकालना है। तो देखिए, फरवरी में 5 दिन निकल चुके तो हमारे पास में फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च के बाद में आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद में आएगा मई, मई के बाद में आएगा जून, जून के बाद में जुलाई और जुलाई के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आएगा अगस्त। अगस्त में जाना है हमें 10 दिनों तक। तो देखिए, फरवरी में क्योंकि 5 दिन निकल चुके हैं यानी कि हमें हमारे पास में दिन बचे हैं वो 23। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में दिन होते हैं 3, विषम दिन 3। अप्रैल में विषम दिन 2, मई में विषम दिन 3, जून में विषम दिन 2, जुलाई में विषम दिन 3 और अगस्त में हमें 10 दिनों तक जाना है। तो देखिए, जब आप इन सबको काउंट करेंगे तो 23 और 3 होंगे 26, 26 और 2 होंगे 28, 28 और 6 होगा आपके पास में 28 और 6 होगा 34, 34 और 2 होते हैं 36, 36 में जब आप 10 को ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 46 यानी कि 46। और जब 46 46 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा प्लस का 4। यानी कि हमें जाना है शुक्रवार के बाद प्लस 4 दिन, प्लस के 4 दिन जाना है शुक्रवार के बाद। तो शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, उसके बाद में आएगा रविवार, उसके बाद में आएगा सोमवार और उसके बाद में आएगा मंगलवार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मंगलवार। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मंगलवार। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। तो इस तरीके से कैलेंडर वाले क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अमन, रमन और दमन की औसत आयु 24 वर्ष है तथा उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। तो रमन की उम्र क्या है? हमें बताना है कि रमन की उम्र कितनी है, रमन की आयु कितनी है। तो देखिए, इस सवाल को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कुल आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुल आयु कितनी है। तो 24 इंटू 3, क्योंकि 3 जने हैं तो टोटल आयु होगी 24 इंटू 3। और 24 का जब आप 3 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 72। अब हमें अनुपात दिए हैं यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 ये टोटल होता है, अनुपातों का योग होगा हमारे पास में 12। हमें निकालनी है रमन की आयु, और रमन की आयु का अनुपात, और रमन का अनुपात है 4, क्योंकि हमें रमन की आयु निकालनी है और रमन का अनुपात है 4। तो 4/12 इंटू 72 करोगे तो आपके पास में रमन की आयु निकल जाएगी। तो जब 12 का भाग दोगे आप, तो 12 का भाग जब आप 72 में दोगे तो आंसर आएगा 6, यानी कि 6 इंटू 4 यानी कि 24 वर्ष। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1।